हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 8 साइंस में चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, जल्दी से कॉपी पेन से ले लीजिए और जो भी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको कराऊंगा वो नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 इज है वाई आर वायर्स Why are wires made of metals? Made of metals. वायर मेटल्स से क्यों बनाए जाते हैं? मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, कॉपर, not of कार्बन और सल्फर। क्वेश्चन है हमारा कि जो वायर्स होते हैं वो मेटल्स लाइक एल्युमिनियम और कॉपर से क्यों बनाए जाते हैं, कार्बन और सल्फर से क्यों नहीं बनाते हम। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर देखिए, एल्युमिनियम एंड कॉपर ये क्या है, मेटल्स हैं। और मेटल्स जो होती हैं इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। कार्बन और सल्फर क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। हमने जब आपको पढ़ाया था मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ा रहे थे, हमने बताया था कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तब आपको बताया था कि मेटल्स जो होती हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो होती हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इज बिकॉज metals like aluminium, copper are the good conductor of electricity. Okay, are the good conductors of electricity, but carbon and sulfur are the bad conductor bad conductor of electricity. ओके, क्वेश्चन का आंसर आप कर लीजिए जल्दी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिव रीजन वाई सिल्वर कैन नॉट डिस्प्लेस मैग्नीशियम फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। रीजन बताइए कि सिल्वर मैग्नीशियम के सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस क्यों नहीं कर सकता। जब मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी तो बताया था कि जो मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होती है वो दूसरी मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, एल्युमिनियम क्या है, सॉरी सिल्वर एक लेस रिएक्टिव मेटल है, किससे, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, सिल्वर से। इसीलिए सिल्वर मैग्नीशियम के सॉल्ट से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर कैन नॉट डिस्प्लेस मैग्नीशियम Mg for magnesium from its
salt solution is salt solution because silver is less reactive than मैग्नीशियम। ओके, क्योंकि सिल्वर जो है मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव है, इसी वजह से सिल्वर मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वाई डू वी स्टोर फॉस्फोरस इन वाटर। फॉस्फोरस को हम वाटर में स्टोर क्यों करते हैं, इसका रीज़न बताना है हमें। मैंने आपको बताया था जब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपको बताए थे, समझाया था। तो नॉन मेटल्स है फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये रूम टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। ये अकेली ऐसी नॉन मेटल है फॉस्फोरस जो रूम टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बना लेता है। इसीलिए ये ऑक्सीजन से रिएक्शन ना कर पाए, इसे हम वाटर में स्टोर कर लेते हैं। ओके, तो आंसर लिखते हैं इसका। फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। It react with oxygen at room temperature. It react with oxygen at room temperature. That's why we store phosphorus in water। ओके, इसी वजह से हम फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई डू वी यूज गोल्ड एंड सिल्वर फॉर मेकिंग ज्वेलरी। हम गोल्ड एंड सिल्वर का यूज ज्वेलरी बनाने में क्यों करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो गोल्ड एंड सिल्वर का यूज हम ज्वेलरी बनाने में इसलिए करते हैं क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर की शाइनी अपीयरेंस होती है, इनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, लस्टर होता है। इसी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर को हम ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए आंसर हो जाएगा गोल्ड एंड सिल्वर have shiny appearance RENC shiny appearance। that's why they are used in making jewelry। ओके, आंसर बहुत सिंपल है। गोल्ड एंड सिल्वर की शाइनी अपीयरेंस होती है, इसी वजह से हम गोल्ड एंड सिल्वर को ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 explain why bells are made of metals or their alloys but not of wood। एक्सप्लेन करना है हमें कि बेल्स जो होती हैं, जो घंटियाँ होती हैं, वो मेटल से क्यों बनाई जाती हैं, वुड से क्यों नहीं बनती। ओके, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि मेटल्स जो होती हैं उनमें क्या होता है, जब मेटल्स को हम स्ट्रक करते हैं तो उनसे एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी वजह से मेटल्स की बेल्स बनती हैं, वुड की नहीं बनती। ओके,
क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है देखिए, मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। मेटल्स एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं व्हेन स्ट्रक, जब उन्हें स्ट्रक किया जाता है मेटल्स को तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। बट नॉन मेटल्स लाइक वुड, ये वुड पूछा है ना, तो बट नॉन मेटल्स लाइक वुड डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। इसका आंसर यही है कि मेटल्स स्ट्रक करने पर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं, इसी वजह से बेल्स जो होती हैं मेटल्स की बनाई जाती हैं, ना कि नॉन मेटल्स की। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 इज वाई डू वी पॉलिश मेटल्स टू ब्रिंग बैक देयर साइन। मेटल्स को हम पॉलिश क्यों करते हैं? ओके, मेटल्स को हम पॉलिश क्यों करते हैं? उनकी साइन को बैक करने के लिए। ओके, तो क्या है देखिए, जब मेटल्स को हम एयर में एक्सपोज कर देते हैं तो मेटल की सरफेस पर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से उनकी सरफेस क्या हो जाती है, डल हो जाती है। उसी सरफेस को वापस बैक करने के लिए हमें उन्हें पॉलिश करना पड़ता है। पॉलिश करने की वजह से उनकी सरफेस वापस शाइनी हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिए, आंसर बहुत सिंपल है, इसका आंसर सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है मेटल्स लूज देयर शाइनी अपीयरेंस व्हेन दे एक्सपोज टू एयर। मेटल्स को जब हम एक्सपोज करते हैं एयर में तो वो अपनी शाइनी अपीयरेंस को लूज कर देती हैं और उनकी सरफेस के ऊपर एक कोटिंग आ जाती है, किसकी, ऑक्साइड लेयर की। उनकी सरफेस पर एक कोटिंग बन जाती है ऑक्साइड लेयर की। ओके, जब हम मेटल को वापस पॉलिश करते हैं तो वो अपनी लस्टर को वापस रीगेन कर लेती हैं। आंसर देखिए यही है इसका, मेटल्स लूज देयर शाइनी अपीयरेंस व्हेन दे एक्सपोज टू एयर ड्यू टू अ थिन कोटिंग ऑफ एन ऑक्साइड लेयर इज फॉर्म्ड ऑन देयर सरफेसेस। मेटल्स रीगेन लस्टर व्हेन पॉलिश्ड। जब मेटल्स को हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं तो वो अपनी लस्टर को वापस गेन कर लेती हैं। ओके, समझ में आ गया होगा सभी को क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स से आप क्या समझते हैं? ओके, तो इसका आंसर क्या है देखिए, द अरेंजमेंट of metals in the decreasing order of their reactivities is called reactivity series. Is called reactivity series. ओके, क्वेश्चन का आंसर एक बार समझेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, मेटल को अरेंजमेंट करते हैं इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज। मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, हम अरेंजमेंट करते हैं। इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ाया था आपको, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। ये रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल पोटेशियम है, सबसे कम रिएक्टिव मेटल क्या है, प्लेटिनम है। प्लेटिनम इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल एंड पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर समझ में आ गया होगा सभी के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रस्ट, हाउ इज इट फॉर्म्ड। रस्ट क्या है और ये रस्ट बनता कैसे है। मैंने आपको कोरोजन पढ़ाया था। कोरोजन
का एक स्पेशल केस है रस्टिंग। रस्टिंग भी कोरोजन ही है, लेकिन रस्टिंग जो होता है ओनली आयरन वाले केस में होता है। तो रस्टिंग क्या है? रस्टिंग क्या है देखिए, जब आयरन को हम एयर में और मॉइस्चर में एक्सपोज करते हैं तो आयरन की सरफेस पर एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। उसी हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर को हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। ओके, और ये बनता कैसे है? जब हम आयरन को एयर एंड मॉइस्चर में एक्सपोज करते हैं तो उसकी सरफेस पर एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है उसके ऑक्साइड की, उसी को हम क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं लेयर को। तो इसका आंसर देखेंगे क्या है, आंसर समझते हैं। व्हेन आयरन is exposed to air and moisture, it forms a coating of hydrated oxide. It forms a coating of hydrated oxide known as rust, and this process is called रस्टिंग। हमने रस्टिंग को समझ लिया, रस्टिंग भी समझ लिया। अब रस्टिंग होता कैसे है देख लीजिए। आयरन है, ये आयरन को हमने ऑक्सीजन और मॉइस्चर क्या एक्स मॉलिक्यूल हैं वाटर के, मॉइस्चर में नहीं है क्या होता है? वाटर होता है। जब इनको आपस में रिएक्शन कराया तो बन जाएगा Fe2O3 इंटू XH2O, ये होता है रस्ट। इसको बैलेंस कर लेंगे, इधर 4 लगा देंगे, इधर 3O2 हो जाएगा, इधर 3O2 हो जाएगा, इधर X2 है, इधर यहाँ कर देंगे हम 2Fe2। इसे हमने बैलेंस कर लिया। ओके, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट हैपन्स व्हेन अ पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या होता है जब सोडियम के पीस को हम वाटर में ड्रॉप करते हैं, यानी वाटर में डालते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आपको समझा दिया है कि सोडियम एक वेरी रिएक्टिव मेटल है। जब वो सोडियम वाटर से रिएक्शन करती है तो क्या होता है? फायर, आग लग जाती है वाटर में। एक्चुअल में वो वाटर में आग नहीं लगती, वो वाटर में आग नहीं होती है, सोडियम मेल्ट होता है और वहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। वो हाइड्रोजन गैस भी पॉप साउंड के साथ जलती है और सोडियम भी मेल्ट होता है जो येलो फ्लेम के साथ बर्न होता है। देखिए क्या है इसका आंसर। व्हेन सोडियम, आंसर देखते हैं इसका। व्हेन sodium is dropped in water, a lot of heat generated। ओके, जब सोडियम को हम वाटर में ड्रॉप करते हैं तो बहुत सारी अमाउंट में हीट जनरेट होती है। एंड सोडियम का सिंबल है Na, एंड सोडियम स्टार्ट एंड मतलब कि यहाँ पर जनरेटेड दैट when sodium is dropped in a water lot of heat is generated that sodium melts
that sodium melts and start burning with a golden flame, ओके। गोल्डन फ्लेम के साथ जलता है सोडियम। हाइड्रोजन गैस that is produced, hydrogen gas that is produced during this reaction also catches fire, बहुत सिंपल आंसर। देखिए क्या आंसर, एक बार पढ़ लेते हैं इसका। When sodium is dropped in water, a lot of heat is generated। जब सोडियम को हम वाटर में ड्रॉप करते हैं तो बहुत अमाउंट में हीट जनरेट होती है। That sodium melts, सोडियम जिससे क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। सोडियम मेल्ट होता है और सोडियम बर्निंग करना स्टार्ट कर देता है विद अ गोल्डन फ्लेम। हाइड्रोजन गैस that is produced during this reaction also catches fire। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो भी फायर कैच कर लेती है जो इस रिएक्शन में बनती है। इसकी रिएक्शन क्या है, देखो सोडियम जब वाटर से रिएक्शन करता है तो NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए। एक्सप्लेन वाई हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक। क्यों कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल्स को हम वुड और प्लास्टिक से बनाते हैं, उन्हें हम मेटल से क्यों नहीं बनाते? इसका रीज़न बहुत सिंपल है, कंडक्शन ऑफ हीट आपने पढ़ा था। मेटल्स जो होती हैं हीट को कंडक्ट करती हैं। यदि हम मेटल्स के हैंडल्स बना देंगे तो वो जल्दी गर्म हो जाएंगे और हमारे हाथ जल सकते हैं उससे। इसी वजह से नॉन मेटल्स जो होती हैं वो हीट की क्या होती हैं, बैड कंडक्टर होती हैं, वो हीट को कंडक्ट नहीं करती। इसी वजह से वुड एंड प्लास्टिक के हम हैंडल्स बनाते हैं। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, देखिए। द हैंडल्स ऑफ कुकिंग utensils are made of wood or plastics because they are bad conductor, because they are bad conductor of heat। या बोलते हैं, यहाँ लिखते हैं पुअर कंडक्टर कर देते हैं, बैड की पुअर कंडक्टर, बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। बहुत सिंपल आंसर है। वुड एंड प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, इसी वजह से उनके हम कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज हाउ डज मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर। मैग्नीशियम वाटर से कैसे रिएक्ट करता है? तो मैग्नीशियम के बारे में आपने पढ़ा है, मैग्नीशियम जो होता है वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता, लेकिन ये मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर से या फिर स्टीम से रिएक्शन कर लेता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है।
तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं, सिंपल सा आंसर है मैग्नीशियम, Mg फॉर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, do not react with cold water, but it react with hot water or steam, hot water and steam to form magnesium oxide MgO and हाइड्रोजन गैस। ओके, आंसर हो चुका है इसका। अब हमने शॉर्ट आंसर टाइप सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ओके, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे अभी। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, यू आर गिवन अ बोतल ऑफ डाइल्यूट HCl एसिड एंड थिन स्ट्रिप ऑफ मेटल्स कॉपर, जिंक एंड Fe, कॉपर, जिंक एंड आयरन, हाउ विल यू कंपेयर देयर रिएक्टिविटीज़। आप इन तीनों मेटल्स की रिएक्टिविटीज को कैसे कंपेयर करेंगे। कैन यू अरेंज दैम इन अ सीरीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज़। हमें क्या करना है, इन तीनों मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा पूछा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ये तीनों मेटल्स कैसे रिएक्शन करेंगी और उन्हें कंपेयर करना है हमें आपस में। तो केस नंबर 1 देख लीजिए। केस नंबर 1, केस 1 किसके केस में है, केस नंबर 1 ले लेते हैं हम कॉपर वाले केस में। केस नंबर 1 ये हो जाएगा। केस नंबर 1 क्या हो जाएगा देखिए, तो लिख देते हैं व्हेन कॉपर स्ट्रिप इज डिप्ड इन डाइल्यूट HCl, H2 gas is not produced because Cu copper lies below hydrogen in reactivity सीरीज। देखो सिंपल, कितना सिंपल आंसर है। कॉपर स्ट्रिप जो होती है, कॉपर स्ट्रिप को जब हम डाइल्यूट HCl में डिप करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे होता है, किसमें, रिएक्टिविटी सीरीज में। इसकी वजह से कॉपर जो है एसिड से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं कर पाता, तो इसकी रिएक्शन नहीं होगी। अब केस नंबर 2 में आते हैं। तो सबसे केस नंबर 2 देखो क्या है, केस 2 क्या है, इसको जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, मैं ऊपर से रफ करने वाला हूँ। केस नंबर 1 नोट डाउन कर लिया। केस नंबर, मैं क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन रफ नहीं कर रहा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ केस नंबर 2 को। अब आते हैं व्हेन जिंक स्ट्रिप इज डिप्ड इन डाइल्यूट HCl, हाइड्रोजन गैस is produced because zinc
इज प्लेस्ड जिंकिंग प्लेस्ड अबव जिंक इज प्लेस्ड अबव टू हाइड्रोजन लिख रहा हूं H फॉर हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी बिकॉज जिंक इज प्लेस्ड अबव टू हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज. ओके, सो जिंक इज more reactive than हाइड्रोजन. ओके, जिंक जो होता है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि जिंक का प्लेस जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होता है. तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो जिंक प्लस जब HCl से वो रिएक्शन करेगा तो बनेगा सॉल्ट बनेगा, क्योंकि मेटल्स जब एसिड से रिएक्शन करती हैं सॉल्ट बनता है. ZnCl2 बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इन दोनों को. अब हम केस नंबर 3 पे आते हैं. केस नंबर 3 क्या है, Fe वाला केस. Fe वाले केस पे आते हैं. मैं केस नंबर 1 को इरेज कर रहा हूँ. केस 3 क्या है, when Fe strip is dipped in dilute HCl, hydrogen gas is produced because Fe is lies above to hydrogen in reactivity series. ओके, बहुत सिंपल है, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर क्या है, आयरन है. इसी वजह से आयरन जो है हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखिए Fe प्लस HCl, जब ये रिएक्शन करेंगे तो बनेगा FeCl2 सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी. अब इसे बैलेंस कर लें हम, 2HCl कर दें, बस हो गया बैलेंस. ये क्वेश्चन हो चुका है, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन ये. अब हमें क्या करना है, इन तीनों मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, प्लेस करना है. यानी कि सबसे पहले हमें उस मेटल को लिखना है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर. सबसे कम रिएक्टिव कॉपर है यहाँ पर. तो इसका ऑर्डर बना देते हैं. आप इसको मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ से ऊपर क्वेश्चन ही रफ कर दे रहा हूँ. ओके, देखिए क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, कॉपर और आयरन जिंक, कॉपर और आयरन का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल यहाँ पर जिंक है, उससे कम Fe आयरन है, सबसे कम कॉपर है. ओके, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग है. क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है. जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज लॉन्ग आंसर टाइप में. क्वेश्चन नंबर 2 इज
हाउ डू नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन करती हैं। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड्स, उनके ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले समझिए, नॉन मेटल्स जो होती हैं ऑक्सीजन से रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करती। नॉन मेटल्स रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती, लेकिन फॉस्फोरस जो होता है वो नॉन मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो रूम टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। इसकी वजह से हम उसको वाटर के अंदर कैप्ट करते हैं। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड्स, उनके ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। जब उनके ऑक्साइड्स को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो एसिड्स बनते हैं। एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल, हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो आंसर करते हैं इसका, लिखते हैं एक्सेप्ट phosphorus, all non-metals do not react with oxygen at room temperature। फॉस्फोरस को छोड़ करके जितनी मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल सॉरी, वो रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। ओके, तो क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ तक मिल चुका है। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करती फॉस्फोरस को छोड़ करके, और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। अब हमें एग्जाम्पल्स देने हैं इसके। एग्जाम्पल देखिए, सबसे नंबर 1 केस लेते हैं एग्जाम्पल पहला। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, सल्फर एंड कार्बन। सल्फर एंड कार्बन जो हैं बर्न इन एयर, ये एयर में क्या करते हैं, बर्न इन एयर व्हेन दे हीटेड। ओके, एंड फॉर्म्स SO2 एंड CO2। जब इन्हें हम हीट करते हैं सल्फ़र को और कार्बन को, तो क्या बनाते हैं, ये SO2 और CO2 बनाते हैं। रिएक्शन करते हैं तो बस की सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन, इसे हमने हीट किया ऑक्सीजन प्रेजेंस में तो बन जाएगा SO2। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, उसे हमने हीट किया तो बन जाएगा CO2। देखिए अब ये तो नॉर्मल कंडीशंस थी। सल्फ़र को हम लिमिटिंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यदि हीट करें तब तो बनता है SO2। यदि हम सल्फ़र को एक्सिस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं तो वहाँ पर SO3 बनता है। देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रिएक्शन एक और, सल्फ़र प्लस O2, ये बन जाएगा SO3। यहाँ पे लिख दे रहा है एक्सेस में, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कैसे है, एक्सेस में है। जब सल्फ़र ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट से रिएक्शन करता है तो वहाँ पर SO3 बनता है। ओके, अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब एक चीज़ सुन लीजिए, एग्जाम्पल अभी और पढ़ेंगे इसका, पहले मैं ये रब कर दे रहा हूँ ऊपर से। इतना है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, यहाँ पर देखिए मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ और ऊपर से भी रब कर रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ से आगे चलना है हमें। जब इनके ऑक्साइड्स को हम सल्फ़र और कार्बन के ऑक्साइड को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या बनेंगे, एसिड्स बनेंगे। देखिए लिख देता हूँ मैं,
their oxides, the oxides of sulfur and carbon, सल्फर कार्बन एंड फॉस्फोरस कर लीजिए। यहाँ पर हम फॉस्फोरस का एग्जाम्पल भी लेते हैं, और एक और एग्जाम्पल नंबर 2 ले लीजिए। दिख रहा है यहाँ तक? नहीं दिख रहा। यहाँ पर हम फॉस्फोरस का एग्जाम्पल और ले लेंगे। यहाँ पर लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 का लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 का लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फॉस्फोरस जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो P2O5 बनता है। ओके, फॉस्फोरस रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है? P2O5 बनाता है। जब हम इनके ऑक्साइड्स को, किसके ऑक्साइड्स को? द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, कार्बन एंड फॉस्फोरस। यहाँ तक आपको लिखना है, पहले यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले जो मैंने रब कर दिया उसे लिखना है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 करना है, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 लिखना है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद हमें यहाँ से लिखना है। ओके, कन्फ्यूजन नहीं करना है, किसी को कन्फ्यूजन नहीं लाना है। पहले हमें जो मैंने रफ कर दिया वो लिखना है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1, फिर एग्जाम्पल नंबर 2, फिर उसके बाद ये लिखना है। द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, कार्बन एंड फॉस्फोरस डिजॉल्व इन वाटर to give acidic solution। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ नीचे। यहाँ पर 1-2 रिएक्शन और लिखनी है हमें। देखो क्या करेगा, मैं इसको कंप्लीटली रफ कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड बना था। सल्फर ने जब ऑक्सीजन से रिएक्शन की थी, जब इसे हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तब यहाँ से बनेगा H2SO3। इसे बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। अब जब SO3 बना था, यहाँ पर SO3 जो बना था, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमने ली थी, वहाँ पर SO3 बना था। जब ये वाटर से रिएक्शन करता है तब बनता है H2SO4। इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरस था, ये सल्फ्यूरिक है। अब जब कार्बन का ऑक्साइड था CO2, जब ये वाटर से रिएक्शन करेगा तब बन जाएगा H2CO3। इसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। एक लास्ट और रह गया, P2O5 जब वाटर से रिएक्शन करेगा तब बनेगा H3PO4। और इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। नोट डाउन कर लीजिए सभी। ओके, वीडियो को पुश कीजिए और आंसर लिखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल को हम डिप करते हैं? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम आयरन नेल को डिप करते हैं। वाई इज द चेंज इन कलर ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन कलर चेंज क्यों होता है? देखिए सुनिए, यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। एक तरफ आयरन है और एक तरफ है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में क्या है, कॉपर है, और आयरन नेल जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और कॉपर की जगह पर खुद आ जाएगा और क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। और कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है क्योंकि उसमें कॉपर आयंस होते हैं। कॉपर आयंस का कलर ब्लू होता है। जब उसमें कॉपर आयंस ही नहीं रहेंगे, कॉपर सल्फेट में
कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो चुके हैं पहले से ही, तो उसका जो कलर है कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर, वो चेंज तो होना ही है। अब कैसा कलर आएगा, नया कलर जो आएगा वो आएगा ग्रीन, क्योंकि कॉपर की जगह पर क्या आ गया, आयरन Fe आयंस आ गए, कॉपर की जगह पर आयरन आयंस आ गए। आयरन आयंस का कलर कैसा होता है, ब्लू होता, सॉरी ग्रीन होता है। तो इसकी वजह से जो सॉल्यूशन होता है ओरिजिनल, उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। हमें अब इसका आंसर लिखना है, बस मैंने आपको आंसर समझा ही दिया है। आंसर देखिए क्या है इसका, लिख देते हैं, when Fe iron nail is dipped in CuSO4 solution, a displacement reaction is occurs. Okay, Fe displace iron displace copper from CuSO4 सॉल्यूशन। आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, और क्या बन जाएगा, and FeSO4 is formed। क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। इसकी रिएक्शन क्या है, देखो Fe जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो FeSO4 बनेगा, प्लस कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो गया, Fe ने कॉपर को कर दिया डिस्प्लेस, और ये होते हैं कॉपर आयंस जो यहाँ पर, ये होते हैं ब्लू। तो ब्लू कलर की वजह था यहाँ पर कॉपर सल्फेट में, अब ये आ जाएंगे यहाँ पर, इनका होता है ग्रीन, तो सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीन कलर का। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे, द कलर ऑफ, लिख दे रहा हूँ, द कलर ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन बिकम ग्रीन because of Fe2 ions present in FeSO4 solution। ओके, बहुत सिंपल आंसर है। जो कलर है ओरिजिनल सॉल्यूशन का वो हो जाएगा ग्रीन। द कलर ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन बिकम ग्रीन बिकॉज ऑफ आयरन आयंस, Fe+2 लिखा हुआ है, आयंस प्रेजेंट इन FeSO4 सॉल्यूशन। ओके, आई होप सभी को क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे और सभी ने अच्छे से नोट डाउन भी कर लिए होंगे। अब वीडियो को आप पोस्ट करना और सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना है सबको। ओके, वीडियो को वहीं पे बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।